हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल साहब। एहसन साहब, चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में अपोजिशन के कुछ लोगों ने वोट ज़ाया किए, फिर डिप्टी चेयरमैन इलेक्शन में तो धड़ल्ले से हुकूमती उम्मीदवार को वोट डाले। क्या पीडीएम और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून अब तक अंदाज़ा लगा पाई है कि ये कौन लोग थे? वैसे पता तो होता है, लोग कहते हैं पार्टी के लोग। बिल्कुल, मजहर साहब से उस दिन हम एनालिसिस ले रहे थे तो उनका भी यही कहना था, दे नो एवरीथिंग। तमाम के तमाम वैलिड वोट थे और उनको जानबूझ के अपने हुकूमती उम्मीदवार को जिताने के लिए उन्हें 48 वोटों से 49 वोट हासिल करने वाले उम्मीदवार पर फौकियत देने के लिए रिजेक्ट किया गया। मैं समझता हूँ कि ये दिन दिहाड़े डाका डाला गया वोट के ऊपर, और इससे जो एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि अगर इस तरह की जालसाजी और इस तरह की ताकत के जोर के ऊपर आप नताइज को तब्दील कर सकते हैं पाकिस्तान के आला तरीन ऐवान पर, तो फिर नीचे किसी दूर अफ्तादा गाँव के पोलिंग स्टेशन का क्या अंजाम होगा। और हमने पाकिस्तान की दुनिया में जग हंसाई की है ये दिखा के कि हमारे दारुल खिलाफा में जो पार्लियामेंट है उसके ऐवान बाला के चेयरमैन के इंतखाब में हम किस तरह धौंस और धांधली कर सकते हैं। जहाँ तक डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन का सवाल है, मैं समझता हूँ कि अगर चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी साहब कामयाब हो जाते तो मुझे कोई शुबा नहीं है कि अब्दुल गफूर हैदरी साहब की कामयाबी भी हो जाती। जब एक तरफ उन्होंने धांधली से अपना उम्मीदवार जिताया है तो हो सकता है कि चंद फ्लोटिंग लोग क्रॉस कर गए हों या उन्होंने दूसरी तरफ वोट दिया हो। इसके लिए मेरा ख्याल है कि तमाम पार्टीज जायजा लेंगी, और अगर कहीं किसी जगह किसी सेनेटर ने कमजोरी दिखाई है तो यकीनन उससे बाज़पुर्स होनी चाहिए। ऐसे सब बात तो सारी यही है ना कि फ्लोटिंग लोग कौन होते हैं और ये होते क्यों हैं वहाँ, अगर अभी तक फ्लोट कर रहे हैं, अगर अभी उनको ये नहीं पता, आप लोगों को ये नहीं पता कि वेयर दे बिलोंग, विच साइड, तो वाई आर दे इवन देयर। तो ये इस तरह की सूरत हाल है कि पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून पर और मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी पर शक कर रही होगी, जो समझ भी आता है ऑब्वियसली इन द पास्ट। अगर हम पूरी हिस्ट्री देखें तो इस तरह के बेएतबारी के माहौल में क्या ये मुमकिन भी होगा कि आप यकसुई से हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च की जानिब जाएं? देखिए, किसी किस्म की कोई बात-ए-तमादी नहीं है, क्योंकि चेयरमैन सेनेट को 49 वोट मिले और एक वोट वैलिड रिजेक्ट हुआ, तो ऑपोजिशन को 50 वोट मिले और उसकी इतनी ही ताकत थी। और मैं समझता हूं कि चेयरमैन सेनेट के लिए तमाम ऑपोजिशन ने यकसू होकर वोट दिए हैं और इसमें किसी किस्म की कोई बात-ए-तमादी ऑपोजिशन इत्तेहाद की जमातों के अंदर मौजूद नहीं है। और पीडीएम के अंदर अब बल्कि जो कुछ हमने देखा है चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन में, इसने ज़्यादा तक़वियत दी है तमाम जमातों को कि वो अपनी पीडीएम की जिद्दोजहद को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हम तो कह ही रहे हैं कि 72 साल 73 साल होने को हैं, पाकिस्तान अभी तक इन बुनियादी चीज़ों से ही नहीं निकल सका। आप देखिए ना, आप दुनिया का जायज़ा लीजिए, आज दुनिया का नंबर 1 इशू क्या है? हर दुनिया का मुल्क कोरोना एंड पोस्ट कोरोना इकॉनमी और अपने लोगों को किस तरह बचाना है, इन इश्यूज पर बहस कर रहा है। हमारे मुल्क के अंदर इश्यूज क्या है? कहीं NA-75 में 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर अगवा कर लिए जाते हैं, कहीं चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के अंदर स्पाई कैमराज लगाए जा रहे हैं कि जासूसी की जाए कौन कैसे वोट देता है। हम सेनेट के लिए वोटिंग को भी सीक्रेट बैलेट नहीं बना सकते। कहीं जायज वोटों को नाजायज बना के हुकूमत का चेयरमैन जिता लिया जाता है। ये वो बुनियादी इश्यूज हैं जो अब अफ्रीका में भी डिस्कस नहीं हो रहे। और कोरोना का भी एक इशू है, सारी सूरत हाल में सारी बहस में जहाँ लॉन्ग मार्च की तैयारी है, सारे डिफरेंसेस साइड पे रख के ना सिर्फ कोविड पे ये 1-2 साल कंसंट्रेट करते हैं। ये बताइए एहसन साहब के वफाकी हुकूमत की जानिब से फवाद चौधरी ने कहा कि पीडीएम अपना लॉन्ग मार्च मनसूख करे, हुकूमत के साथ इंतखाबी इस्लाहात और दीगर उमूर पर मिलकर चले। अगर ऐसा होता है तो मुल्क के लिए ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? ऐसा ऑप्शन है कोई पीडीएम जिसमें डिस्कशन कर ले, कोई मे बी कोई सूरत निकल आए? देखिए, हमने तकरीबन 3 साल हुकूमत को यही राह सुलझाई थी, और पहला जो खिताब था लीडर ऑफ अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब का, उन्होंने कहा था कि एक नेशनल चार्टर ऑफ इकॉनमी बनना चाहिए और हमें मईशत को अपने सियासी इख्तलाफात से बालातर रखना चाहिए। हुकूमत ने उसका क्या जवाब दिया कि जी आप NRO मांग रहे हैं। जब भी हमने कौमी मफाहमत की बात की, उन्होंने कहा जी NRO मांग रहे हैं अपने लिए। तो लिहाजा अब हुकूमत के साथ हमने जब भी कभी किसी मसले पर ताउन किया है, उसके बाद हुकूमत ने जो रवैया अपनाया है उसका एक तसलसल है कि ये हमेशा
उस चीज से अपना फायदा लेने के बाद ऑपोजिशन को नीचा दिखाने के लिए झूठे इल्जाम लगाते हैं, कभी कहते हैं ये एनआरओ मांग रहे हैं। तो अब मैं समझता हूँ कि हुकूमत का जो ट्रस्ट एक है मामला, वो इतना डेफिसिट में चला गया है कि अब ऑपोजिशन के अंदर क्या, पाकिस्तान के अंदर किसी अवाम के नज़र में या शहरी की नज़र में हुकूमत का कोई एतमाद नहीं बचा। तो इस वक्त कंप्लीट एक ट्रस्ट डेफिसिट है। मैं नहीं समझता कि हुकूमत की किसी बात पे कोई एतमाद करने के लिए तैयार है। एक ही हल है कि 2018 में जो इस मुल्क के साथ ज्यादती हुई थी, एक हंसते बसते तरक्की करते मुल्क को इस खाई में फेंका गया है, उससे निकालने के लिए एक फ्रेश इलेक्शन हो, एक आज़ाद मुनसिफाना इलेक्शन हो। शुक्रिया आपका एहसन इकबाल साहब, आपकी बात में भी वजन है। मुझे लगता है कि फवाद चौधरी ने जो बात की है वो अकेले शायद सिर्फ फवाद चौधरी हैं, जो बहुत सारे मौक़ों पे हमने देखा है कि लॉन्ग मार्च मनसूख करे ऑपोजिशन और आके इंतखाबी इस्लाहात और दीगर मुल्क की मसाइल पर मिलकर डिस्कशन करें, बात को आगे बढ़ाएं। क्योंकि एक तरफ तो फवाद चौधरी जैसे समझदार सियासतदान PTI में हमें नज़र आते हैं, लेकिन अगर फिर डिस्कशन और साथ बैठने की बात आती है तो फिर अगर जवाब शहबाज गिल टाइप और शिबली फराज टाइप और ये सब देना शुरू कर दें तो फिर तो डिस्कशन नहीं हो सकती ना, आपको पता है। हाँ वाकई। खैर एनीवे, चलें, समझ तो आप लोग गए ही होंगे।